नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम दोस्तों सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के टॉप एमसीक्यूज प्रश्न। यानी कि पूरे चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर के यानी फर्स्ट यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिएगा। और इसके पहले मैंने एक मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग मॉडल पेपर भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, जिनका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपको बता दूं दोस्तों, एनईपी के अकॉर्डिंग जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत, वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जिनमें आपका सेकेंड चैप्टर के टॉप एमसीक्यू प्रश्न की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि डी ब्रॉगली समीकरण के लिए व्यंजक समीकरण क्या है। ओके, चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे कि डी ब्रॉगली समीकरण के लिए जो व्यंजक दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, वो क्या है। आपका ऑप्शन पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन है 2πr = NH/mv, और दूसरा दिया गया है λ = h/mv। ऑप्शन नंबर सी आपका है दोस्तों MBr = NH/2π, और ऑप्शन डी है आपका 2πr = 2λ। तो आप सबको पता होगा कि डी ब्रॉगली समीकरण का जो व्यंजक है वो है λ = h/mv। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको वीडियो हिंदी में ही मिल पाएगी क्योंकि आज का ये वीडियो हिंदी में है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेरा प्रयास है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सेकंड प्रश्न है दोस्तों, साई और ई के बीच में संबंध पूछा गया है कि साई और ई में क्या संबंध है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है साई ई का आइगन मान है, यानी आइगन वैल्यू है। जो साई है ये ई का आइगन मान है, या फिर साई ई का आइगन फलन है, यानी आइगन फंक्शन है, या फिर ई साई का आइगन फंक्शन है या आइगन मान है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें तो साई और ई के बीच में जो संबंध है वो संबंध बताता है कि साई है ये ई का आइगन फंक्शन है। क्या है? आइगन फंक्शन है, यानी आइगन फलन है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा, साई ई का आइगन फलन है। यही संबंध है साई और ई के बीच में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया आवृत्ति, जिसे बी से हम डिनोट करते हैं, आवृत्ति, तरंग संख्या और वेग के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर पहला पूछा गया है आवृत्ति, वेग और तरंग संख्या में संबंध बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि इनके बीच में जो संबंध है वो क्या u = c/b है, या फिर b = h/v है, यानी कि यहाँ पर डैश यानी बार डी दिया गया है, या फिर v बार = c/b है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आवृत्ति, तरंग और वेग के बीच में जो संबंध है वो है v = c/d। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की ऊर्जा। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है दोस्तों, बोर की कुल ऊर्जा कितनी होती है, कुल एनर्जी कितनी होती है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर +2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु की अगर यहाँ पर बात किया जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर की कुल ऊर्जा है वो है दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि 3s तथा 2p कक्षक के त्रिज्या नोड की क्रमशः संख्या कितनी होगी। ओके, तो द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पूछा गया है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स। 3s तथा 2p कक्षक में त्रिज्या नोड की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए हम देखिए टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है n-l-1, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूले पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं किसके लिए, फॉर 3s के लिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर n का मान जो आ जाएगा वो 3 हो जाएगा, l का मान यहाँ पर 0 है और -1 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अगर यहाँ पर 2s के लिए देखते हैं तो माफ़ करिएगा 2p के लिए, ठीक है, 3s और 2p है, तो 2p कक्षक के लिए यहाँ पर n का मान कितना है, 2 हो जाएगा। माइनस बात करें l का, तो l का मान यहाँ पर कितना होगा, p के लिए 1 होगा और -1 है। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो टोटल कितना आया, 2 और 0, इसका आंसर निकल के आया। तो यहाँ पर 2, 3s तथा 2p कक्षक के त्रिज्या नोड की जो क्रमशः संख्या है दोस्तों वो 2 तथा 0 है। क्या है, 2 और 0 हैं। सो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पर 2, 0 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के स्तर से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर लाइट के बिहेव से, लाइट के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो व्याख्या की जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके द्वारा की जा सकती है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में की जा सकती है, या अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में की जा सकती है, या ध्रुवीकृत की जा सकती है, या क्वांटम से युक्त की जा सकती है। ठीक है, तो प्रकाश के स्तर से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो व्याख्या की जाती है दोस्तों वो की जाती है क्वांटम अनुदैर्ध्य से युक्त की जाती है। यानी कि यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग से रूप में यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अस्पष्टता इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वांटा से युक्त, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है दोस्तों। सो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो इसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी। तो दोस्तों यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी जो अनिश्चितता है वो क्या हो, 0 हो, तो इसके संवेग की जो अनिश्चितता होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। हाइड्रोजन एटम के लिए nवीं क्लास के लिए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछी गई है, 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया -13.6/n⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर बी दिया गया है दोस्तों 13.6 n³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सी दिया गया है दोस्तों 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, हाइड्रोजन में nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरंग यांत्रिकी का एक अभिगृहित पास्टुलेट, यानी तरंग यांत्रिकी का एक पास्टुलेट इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है Hψ दिया गया है, ठीक है, या सी आंसर दिया गया है ψ या 0+2/ψ। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें तरंग यांत्रिकी का जो अपगृहित पास्टुलेट है वो है Hψ = α दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। जो इलिप्स दिया गया इसमें ध्यान रखेंगे कि तरंग यांत्रिकी की जब बात हो इसका एक पास्टुलेट, तो यहाँ पर हो जाएगा एच साई इक्वल टू साई। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी, या फिर प्लैंक ने की थी, या फिर बोर ने, या फिर मैक्सवेल ने की थी? तो दोस्तों आपको बता दें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो परिघटना थी इसका सफलतापूर्वक जो व्याख्या किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली की परिकल्पना किससे संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर, या केवल फोटॉन की तरंग प्रकृति पर, या विकिरण की तरंग प्रकृति पर, या सभी सामग्री यानी मटेरियल्स कणों की तरंग से जुड़ी होती है। तो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो संबंधित है सभी मटेरियल यानी कणों की तरंग प्रकृति से, सभी प्रकार के तरंग कणों से जुड़ी हुई है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है श्रोडिंगर समय स्वतंत्र समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को टाइम जो इक्वेशन है, ठीक है, वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसके इक्वेशन को हम लिखते हैं किससे? एच साई इक्वल टू ई साई। क्या लिखते हैं? एच साई इक्वल टू ई साई से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि पूछा गया है कि एक आयाम से गति कण के संवेग के लिए क्वांटम संकारक यानी ऑपरेटर निम्न द्वारा दिया जाता है। एक आयाम के गति कण से संवेग के लिए क्वांटम यांत्रिकी संकारक पूछा गया है, संकारक इनमें से दिया जाता है। तो इनमें से किससे दिया जाता है दोस्तों? इनमें से जो दिया जाता है वो -h/d/d x से दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुल ऊर्जा के कारक यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कुल ऊर्जा के संकारक को लिख सकते हैं। कुल ऊर्जा के संकारक को या ऑपरेटर को कुल ऊर्जा के ऑपरेटर को लिखा जा सकता है। किसके द्वारा हम लिखते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि -IHD/dt, या फिर यहाँ पर है IHD/dt, और सी दिया गया कि -H/d/dt, या डी दिया गया H/a/dt। तो दोस्तों आपको बता दें कुल ऊर्जा के ऑपरेटर्स को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है -IHD/dt। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया कि अगर फाई इक्वल टू EIm है तो सामान्यीकरण के बाद ए का मान क्या होगा? ए का मान इसके बाद पूछा गया है। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए का मान आएगा दोस्तों वो आएगा 1/√2 पाई आएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु के निचले स्तर यानी ग्राउंड स्टेट पर जो ऊर्जा है वो समानुपाती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट पर जो ऊर्जा है वो समानुपाती किसके है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है μ/z², ऑप्शन बी आपका दिया गया है z²μ, और ऑप्शन सी दिया गया है μz², और ऑप्शन डी आपका कह रहा है 1/μz²। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के निचले ग्राउंड स्टेट पर जो ऊर्जा होगी वो समानुपाती किसकी होगी? μz² की होगी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्यीकरण स्थिरांक ए के लिए तरंग फलन साई फाई इक्वल टू दिया गया है AEIm
फाइव, जहाँ पर दिया गया है दोस्तों 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 25। ओके, तो अब इसका मान आपको बताना है कि जब सामान्य स्थिरीकरण करेंगे ए के लिए जो तरंग फलन साई दिया गया है, साई और फाई, ठीक है, ये बराबर दिया गया है AEIM की, तो इसके बराबर जो इसका मान आएगा वो कितना आता है 1/√2π। लेकिन यहाँ पर 0 जो दिया गया है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिया गया है किसके, दिया गया है 0 जो कि बराबर नहीं है साई के, और साई जो है वो बराबर नहीं है 2π के। तो इसका मान टोटल कितना आएगा, तो दोस्तों इसका जो मान निकल के आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सी ऑप्शन होगा, 2π निकल के आएगा। कितना आएगा, 2π आएगा। इस सामान्यीकरण स्थिरांक ए के लिए तरंग फलन साई 0 इक्वल टू AEI साई है, इसका मान जो आएगा वो 2π आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बॉक्स के एक कण के लिए आवश्यक क्वांटम संख्या कुल कितनी, आवश्यक क्वांटम संख्या की कुल संख्या है। ओके, तो एक दिया गया आयताकार बॉक्स, इसके एक कण के लिए, एक पार्टिकल के लिए जो आवश्यक क्वांटम नंबर हैं उनकी संख्या आप पूछी गई कि कुल संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है आपका 1, 2, 3 या फिर 9। तो एक आयताकार बॉक्स के एक कण के लिए जो आवश्यक क्वांटम संख्या का कुल मान है दोस्तों वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में सही कथन को पहचानिए। आइंस्टीन प्रभाव जो है उसका सही कथन आपको पहचानना है कि इसके प्रभाव के लिए सही संबंध क्या है। इसमें पहला कथन यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होती है। तो ये आइंस्टीन के विद्युत प्रभाव के संबंध में क्या सही है, ये बिल्कुल नहीं सही है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला आपका कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि घटना विकिरण के किसी भी तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, तो ये भी कथन आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि दी गई तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, ये सही है। किसके, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में ये कथन है। आइंस्टीन का प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो संबंध है वो बताता है कि जो दी गई तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, उस पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम संख्या के निम्नलिखित में से कौन से समूह की अनुमति नहीं है। अब इनमें आपको बताना है, क्वांटम संख्या दी गई है और इन क्वांटम संख्या में आपको ये चूज करना है कि किस समूह की अनुमति क्वांटम संख्या में नहीं है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है नाभिकीय आवेश। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि दोस्तों n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2 और M 1 इक्वल टू -1। दूसरा ऑप्शन कह रहा है n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 3 और M 1 इक्वल टू -3। ऑप्शन सी आपका है n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 3 और M 1 इक्वल टू -3। सो डी ऑप्शन आपका कहता है n इक्वल टू 5, L इक्वल टू 2 और M 1 इक्वल टू +2। ओके, तो क्वांटम संख्या के लिए निम्नलिखित में से जो जिसकी समूह की उपस्थिति नहीं है, जिसकी यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है दोस्तों, अनुमति नहीं है, वो है आपका बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाभिकीय आवेश जड़ वाले हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए क्वांटम संख्या n वाले कक्षक की ऊर्जा निम्नलिखित में से किस संबंध का अनुसरण करती है। यानी कि कोई नाभिकीय आवेश जड़ है, जड़ वाले जो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n वाले जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं, उनमें से कौन सा सही संबंध का अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1Z1। बी ऑप्शन है En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z²/n। सी ऑप्शन कहता है कि En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z/n और डी ऑप्शन आपका कहता है En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²
अपान एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो सही संबंध है वो है ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही आंसर। एक इलेक्ट्रॉन की शून्य बिंदु यानी 0 पॉइंट ऊर्जा बराबर होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो शून्य बिंदु है यानी कि जो 0 पॉइंट है उसके ऊर्जा, जो उसकी ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एच स्क्वायर अपान 2ma स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका दिया गया है एच स्क्वायर अपान 4ma स्क्वायर। यह ऑप्शन सी कह रहा है कि एच स्क्वायर अपान 8ma स्क्वायर। यह ऑप्शन डी है आपका एच स्क्वायर अपान 16ma स्क्वायर। तो आपको बता दें कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन के 0 पॉइंट एनर्जी की बात हो तो ये बराबर होते एक इलेक्ट्रॉन की जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो बराबर होती है एच स्क्वायर अपान 8ma स्क्वायर के। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ रेडियल भाग के तरंग फलन साई के विपरीत नाभिक से दूरी के सही ढंग से संतुलित किया गया है। ओके, अब क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है रेडियल ग्राफ जिसमें रेडियल भाग के जो तरंग फलन साई है, ठीक है, इसके विपरीत नाभिक से, जो नाभिक है न्यूक्लियस है उसके दूर से जो सही ढंग से संतुलित किया गया है वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पर टिक करते हैं। ये देखिए पहला जो दिया गया है, ठीक है, रेडियल वेव इस प्रकार से बना है। यहाँ पर 1s हो गया, ये हो गया साई फलन और ये हो गया इसका आर हो जाए ये आपका, ठीक है। तो ये नाभिक से तो ये सही संतुलित है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर नाभिक से यानी केंद्र से इसका संतुलन सही नहीं है, दूरी से सही ढंग से यह व्यवस्थित नहीं है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, सी देखिए यहाँ पर जो आप वेव फलन देख रहे हैं ये कैसे उठ रहा है, यहाँ से, तो ये केंद्र पर जाकर यहाँ पर केंद्र की तरफ, तो यहाँ पर वेव फंक्शन बन रहे हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ये जो दिया गया है ये आपका दिया गया है दोस्तों, ये सही है। माफ़ करिएगा, इसमें ये ऑप्शन बी वाला थोड़ा सा मुझे शंका लग रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसमें सही दिया गया है, सही संबंध दर्शाता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये साई के फलन के विपरीत नाभिक से दूरी से सही ढंग से संतुलित किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। यही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 nm तरंग दैर्ध्य वाले फोटान का द्रव्यमान बताइए। 1 nm तरंग दैर्ध्य वाले फोटान का द्रव्यमान, तो जो इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 2.21 इंटू 10⁻³ kg। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश के किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होती है। जो दृश्य प्रकाश के किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होती है। तो दोस्तों आपको बता दें दृश्य प्रकाश के किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जब भी आपको रॉन्ग या राइट ऑप्शन चूज करना हो और कथन जब आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत ही बारीकी से उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि विकिरण की आवृत्ति इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या ये सही कथन है? तो बिल्कुल सही है। विकिरण के आवृत्ति इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये कथन आपका सत्य है। अगला कथन देखिए क्या कह रहा है कि आवृत्ति में वृद्धि के साथ
विकिरण की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब भी आवृत्ति की वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ उसके विकिरण की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट कथन आपका सी नंबर है कि तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के साथ विकिरण की ऊर्जा घट जाती है। जब तरंग दैर्ध्य में आप वृद्धि होगी तो विकिरण की ऊर्जा क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी घट जाएगी। ये भी आपका कथन सत्य है। तो अब आपका इसमें गलत कथन ढूंढना था, तो गलत कथन तो यहीं पर सीधा सीधा आपको दिख गया। विकिरण की आवृत्ति सीधे इसकी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। दोस्तों विकिरण की जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पूछा गया था गलत ऑप्शन, तो गलत इसमें से कौन सा है, यहाँ पर गलत ऑप्शन आपका सी, ये डी नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कक्षा में कोई नोडल तल नहीं है। नोडल तल बताना है कि इनमें से किस कक्षा में कोई नोडल तल नहीं है। तो इसमें से 1S के पास कोई नोडल तल नहीं है। अगर हम बात करें 2P की या फिर 3S की, तो इसके पास अगर 2P और 3S का देखा जाए तो नोडल तल किसके पास आएगा, 2P का कितना आता है, 2P का अगर निकालोगे तो 0 आएगा, 3S का निकालोगे तो कितना आएगा, 3S का 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नोडल तल जिसमें मौजूद नहीं है वो है 1S, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो ग्राफ नोडल का प्रतिनिधित्व करता है। दो नोडल, इनमें से कौन सा वह ग्राफ है जो दो नोड्स को प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, कौन सा इसमें से ग्राफ है जो दो नोड्स का प्रतिनिधित्व करता है। पहला आप देखिए, तो ये पहला जो आपका दिया गया है ये सही संबंध दर्शाता है साइज फंक्शन के बारे में। सो ये ग्राफ पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया, ये आप देखेंगे केंद्र से सीधी तरह से है, यहाँ पर आपका ये A0 दिया गया है। ठीक है, तो दो ग्राफ, इनमें से वैसे कौन सा ग्राफ है जो दो नोड को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो सिंगल ही आ रहा है, यहाँ पर सिंगल नोड्स को आ रहा है। अब दो नोड्स, अब यहाँ पर डी देखिए, डी वाला सेक्शन में भी दो नोड्स नहीं है और ना ही ए वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो दो नोड्स का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्रम देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि तरंग संख्या जिसे वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर 10m इनवर्स वाले विकिरण की आवृत्ति पूछी गई है कि तरंग संख्या 10m इनवर्स वाले विकिरण की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसके जो विकिरण की आवृत्ति होगी दोस्तों वो होगी 3 × 10⁻⁻s इनवर्स होगी। सो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 300 nm तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के फोटान की ऊर्जा। तो 300 विकिरण वाले जो फोटान हैं इसके फोटान की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, इसके फोटान की जो ऊर्जा होगी वो होगी 6.63 × 10⁻⁻19। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको दोस्तों आपको इसी तरह से याद करना होगा, ध्यान रखिएगा ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, इसको आपको इसी तरह से देखना है, इसी प्रकार से याद करना है। अगला है, परमाणु कक्षीय तरंग फलन की त्रिज्या किस पर निर्भर करती है। परमाणु कक्षीय तरंग फलन की त्रिज्या भाग जो होता है वो निर्भर करता है n और l पर, या फिर l और m पर, या फिर n l m और m पर, या फिर केवल n पर। तो आपको बता दें परमाणु कक्षीय तरंग फलन की जो त्रिज्या है वो निर्भर करती है n और l पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2p ऑर्बिटल के अतिव्यापन से किस प्रकार का बंध बनता है जो एक दूसरे के लंबवत होता है। दिया गया है कि 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन सा बंध बनता है, और जो बंध बनता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है दोस्तों सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 2p ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 2p
ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक कक्षीय सिद्धांत, आणविक कक्षीय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आणविक कक्षीय सिद्धांत जो है इसमें से सही कथन बताना है। पहला है यह एक स्थानीय सिद्धांत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल द्विपरमाणु कणों पर ही लागू होता है। और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि यह केवल क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है। और डी दिया गया है यह इलेक्ट्रॉन सहसंबंध प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो आपको बता दें आणविक कक्षीय सिद्धांत के बारे में जो सही कथन है वो सी नंबर ऑप्शन है कि आणविक कक्षीय सिद्धांत जो है यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया सिग्मा कक्षक क्या है? सिग्मा कक्षक क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि सिग्मा कक्षक पी कक्षक के अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि सिग्मा तथा सिग्मा स्टार तथा सिग्मा कक्षक के अतिव्यापन से बनते हैं। ये है सिग्मा, यानी कि यह आपका सिग्मा कक्षक है। या फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी को देखते हैं। ये कह रहा है कि सिग्मा ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक प्रकार के बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, जबकि जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो मित्रों यही आपका क्या है? यही सिग्मा कक्षक है। ओके, सिग्मा कक्षक, सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंटेन करता है, जबकि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंटेन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पाई और पाई स्टार एक कक्षक हैं, ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये आपका जो पाई है वो पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जबकि अगर पाई स्टार की बात किया जाए तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंटेन करता है। तो दोनों का सही आंसर ये बी नंबर था और यही होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन की भौतिक व्याख्या क्या है? क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन की भौतिक व्याख्या यहाँ पर पूछी गई है। पहला है कि तरंग फलन किसी विशेष अवस्था में किसी कण को खोजने की प्रायिकता घनत्व का वर्णन करता है। और बी है कि वेव फंक्शन किसी विशेष समय में किसी कण की स्थिति और संवेग का वर्णन करता है। सी है कि वेव फंक्शन किसी भी विशेष अवस्था में किसी कण की ऊर्जा का वर्णन करता है। या डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वांटम यांत्रिकी में जो तरंग फलन है वो भौतिक, इनमें से फलन की भौतिक जो व्याख्या है वो है कि तरंग फलन किसी विशेष अवस्था में किसी कण को खोजने की प्रायिकता का घनत्व का वर्णन करता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आणविक कक्षीय सिद्धांत के पीछे मूल विचार क्या है? पूछा जाएगा आपसे कि आणविक कक्षीय सिद्धांत के पीछे का मूल विचार क्या है। ओके, तो पहला है कि सिद्धांत परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के स्थान का वर्णन करता है, क्या यह विचार व्यक्त करता है? या दूसरा है कि सिद्धांत जो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के निर्माण का वर्णन करता है। तो आपको बता दें आणविक कक्षीय सिद्धांत के पीछे का जो मूल विचार है वो बताता है कि वह सिद्धांत जो परमाणु के बीच रासायनिक बंध के निर्माण का वर्णन करता है वह आणविक कक्षीय मूल सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल बनने के मानदंड क्या हैं? जो परमाणु ऑर्बिटल हैं उनका आणविक ऑर्बिटल में बनना, इसका जो मानदंड है यानी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या कहलाता है? पहला दिया गया है कि परमाणु कक्षा में समान ऊर्जा और समरूपता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि परमाणु ऑर्बिटल में अलग अलग ऊर्जा और समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कि परमाणु ऑर्बिटल में समान ऊर्जा लेकिन भिन्न समरूपता होनी चाहिए। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि परमाणु ऑर्बिटल में अलग अलग ऊर्जा लेकिन समान समरूपता
होनी चाहिए। तो दोस्तों परमाणु ऑर्बिटल से आणविक ऑर्बिटल बनने का जो मानदंड है वह यह है कि परमाणु कक्षा के समान ऊर्जा और समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, जो कि है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या है। इसमें से हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर का इक्वेशन, तो श्रोडिंगर का इक्वेशन क्या है दोस्तों, H साई इक्वल टू ई साई, ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर का इक्वेशन है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के श्रोडिंगर समीकरण को 3 समीकरण में कैसे विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु के श्रोडिंगर समीकरण को 3 समीकरण में किस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है कि आपका ऑप्शन ए है गोलाकार निर्देशांक का उपयोग करके, या बेलनाकार निर्देशांकों का उपयोग करके, या ऑप्शन सी है कार्टेशियन निर्देशों का उपयोग करके, या डी दिया गया ध्रुवीय निर्देशों का उपयोग करके। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो आपको बता दें दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के श्रोडिंगर समीकरण के 3 समरूपों का जो समीकरण में जो विभाजित किया गया है वो गोलाकार निर्देशांक का उपयोग करके इसको विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने में क्वांटम संख्या का क्या महत्व है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने में क्वांटम संख्या का महत्व, तो ऑप्शन पहला दिया गया, देखो क्या कह रहा है, वह हाइड्रोजन परमाणु जिसके लिए अनुमानित ऊर्जा स्तर को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी आपका है कि वह हाइड्रोजन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी है वह हाइड्रोजन परमाणु जो कुल ऊर्जा निर्धारित करने में मदद करते हैं, या डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने में क्वांटम संख्या का जो महत्व है वह यह है कि वह हाइड्रोजन परमाणु के अनुमानित ऊर्जा स्तर को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण में क्वांटम संख्या n क्या है। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में जो प्रमुख क्वांटम संख्या n है, ठीक है, ये क्या है। तो प्रमुख क्वांटम संख्या n क्या करता है, यह कक्षीय आकार को निर्धारित करता है। क्या करता है, यह कक्षीय के आकार को निर्धारित करता है, यही इसका उपयोग है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक आयामी बॉक्स में एक कण क्या है। एक आयामी बॉक्स है, इसमें एक कण क्या है यह आपको बताना है। तो एक आयामी बॉक्स में जो एक कण है दोस्तों, वह एक कण जो केवल एक दिशा में गति करने के लिए सीमित है, वह एक आयामी बॉक्स के कण कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। ओके, एक आयामी बॉक्स जब पूछा जाए कि एक आयामी बॉक्स में एक कण क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक कण वह एक कण जो एक ही दिशा में केवल गति करने के लिए सीमित हो, उसे वन डायमेंशनल बॉक्स के पार्टिकल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि एक आयामी बॉक्स में ऊर्जा स्तर का भौतिक महत्व क्या है। वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी लेवल यानी कि भौतिक यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी लेवल का फिजिकल इम्पोर्टेंस पूछा गया है। तो एक आयामी बॉक्स में ऊर्जा स्तर का भौतिक महत्व, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह कण की कुल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, या बी कह रहा है कि वह कण की गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी आपका है कि वह कण की संभावित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, या डी है कि वह कण की अनुमानित ऊर्जा अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, एक आयामी बॉक्स में ऊर्जा स्तर का जो भौतिक महत्व है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है वह
ये वह कण जो अनुमानित ऊर्जा अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, उनको ये प्रतिनिधित्व होता है एक आयामी यानी वन डायमेंशनल भाग में। जो ऊर्जा लेवल का जो फिजिकल इम्पोर्टेंस है वह यह है कि वह कण की अनुमानित ऊर्जा अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक सीमित कक्षा में एक कण के अनुमानित ऊर्जा स्तर की गणना करने के लिए, या समय के साथ किसी विशेष अवस्था में किसी कण के संभावित वितरण की गणना करने के लिए, या ऑप्शन सी है कि किसी निश्चित समय पर किसी कण की स्थिति और संवेग की गणना करने के लिए, या डी है किसी विशेष अवस्था में किसी कण की कुल ऊर्जा का गणना करने के लिए। तो दोस्तों जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो समय के साथ किसी विशेष अवस्था में किसी पार्टिकल के संभावित वितरण की गणना करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या है। पहला ऑप्शन है हैमिल्टनियन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो कण की स्थिति का वर्णन करता है। दूसरा है कि एक संकारक जो किसी कण के संवेग का वर्णन करता है। और तीसरा है कि एक ऑपरेटर जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है। या डी दिया गया है कि एक संकारक जो किसी कण के कोणीय संवेग का वर्णन करता है। तो दोस्तों बता दें आपको, हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो है वह एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि यह एक समीकरण जो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति का वर्णन करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कण की गति का वर्णन करने वाला समीकरण। और ऑप्शन सी है कि एक समीकरण जो किसी कण के तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। और डी है एक समीकरण जो कण के संभाव्यता वितरण को वर्णन करता है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण दोस्तों क्या है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक समीकरण है जो किसी कण के जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इम्पोर्टेंस पूछा गया है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए नंबर की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि यह हमें एक परमाणु के ऊर्जा स्तर की गणना करने की अनुमति देता है। या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि यह हमें एक कण के संभाव्यता वितरण की गणना करने की अनुमति देता है। या ऑप्शन सी है कि यह हमें परमाणु और उप परमाणु स्तर के स्तरों पर कण के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है, या उपरोक्त के सभी। तो दोस्तों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो महत्व है यह सभी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हम किसी एक परमाणु के ऊर्जा स्तर की गणना की अनुमति हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देता है। और इसी के द्वारा हम किसी एक कण की संभाव्यता के वितरण की गणना भी करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि वेव फंक्शन की भौतिक व्याख्या क्या है। फिजिकल यहाँ पर है वेव फंक्शन की फिजिकल इंपॉर्टेंस पूछी गई है। फिजिकल वर्णन आपको बताना है कि वेव फंक्शन की भौतिक व्याख्या क्या है। एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, वेव फंक्शन का फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन यह है कि यह एक कण की स्थिति का वर्णन करता है। जो वेव फंक्शन है उसकी भौतिक व्याख्या यह कहती है कि यह एक कण की स्थिति का वर्णन करता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि यह कण की गति का वर्णन करता है। और ऑप्शन सी है कि यह एक कण की ऊर्जा का वर्णन करता है। डी ऑप्शन है कि यह किसी विशेष स्थान पर कण के मिलने की संभावना का वर्णन करता है।
तो दोस्तों आपको बता दें, वेव फंक्शन की जो भौतिक व्याख्या है, भौतिक एक्सप्लेनेशन, वह यह है कि वेव फंक्शन जो है यह किसी विशेष स्थान पर कण के मिलने की संभावना का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला प्रश्न है कि क्वांटम यांत्रिकी में क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत क्या हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पूछे गए हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, यानी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि सिस्टम के वेव फंक्शन में सिस्टम के बारे में सारी जानकारी होती है, यह क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत है। दूसरा है कि वेधशालाओं के प्रतिनिधित्व ऑपरेटर द्वारा किया जाता है जो तरंग फंक्शन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है कि माप का नतीजा हमेशा संबंधित ऑपरेटर के आइगन मान के में से एक होता है। और डी दिया गया है ऊपर के सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। तो क्वांटम मैकेनिक्स के ये सभी सिद्धांत हैं। सो आपके ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है कि कंपटन प्रभाव क्या है। कंपटन इफेक्ट पूछा गया है, कंपटन इफेक्ट क्या है। ओके, चलिए सभी लोग बताएंगे कंपटन इफेक्ट। पहला ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर कि कंपटन इफेक्ट विभिन्न अपवर्तनक सूचकांकों के साथ दो मीडिया के बीच की सीमा पर प्रकाश का प्रतिबिंब है। ऑप्शन बी है कि विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश का मुड़ना, ये कंपटन प्रभाव कहलाता है। या ऑप्शन सी है दोस्तों कि एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, क्या यह कंपटन प्रभाव है। या ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे का प्राकीरण। ओके, तो दोस्तों कंपटन जो प्रभाव है वो क्या है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे प्राकीरण, यह कंपटन इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या है। डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया पदार्थ तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना। या ऑप्शन बी है प्रकाश कण जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना। या ऑप्शन सी है कि डी ब्रॉगली एक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। या फिर डी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य जिसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डी ब्रॉगली की जो परिकल्पना है दोस्तों वह यह है कि यह पदार्थ जो है वो तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परमाणु कक्षक का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्वांटम संख्या क्या हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का वर्णन करने के लिए किस क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल या स्पिन। प्रिंसिपल चुंबकीय या स्पिन, या एजीम्यूथल चुंबकीय स्पिन, या फिर प्रिंसिपल एजीम्यूथल चुंबकीय। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें परमाणु कक्षक का यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का वर्णन करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली क्वांटम संख्या है वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्लांक का विकिरण नियम क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सेकंड यूनिट के ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आज आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी तक आप लगभग 40 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, 40 से 50 प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लांक का विकिरण नियम क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे प्लांक का विकिरण नियम क्या है। पहला ऑप्शन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तीव्रता चौथी शक्ति तक बढ़ाए गए तापमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी है एक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कुल ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है।
तो प्लांक का विकिरण नियम यह है दोस्तों कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कुल ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। यही है आपका प्लांक का विकिरण नियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, ओके आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि किसी गर्म वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन, क्या यह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। यह ऑप्शन बी है कि एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, क्या यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये ऑप्शन सी है कि विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ना। यह ऑप्शन डी है विभिन्न अपवर्तनांक सूचकांक के साथ मीडिया के बीच में प्रकाश सीमा पर प्रकाश का प्रतिबिंब, क्या यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्तों एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ठीक है, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है किसी ठोस की ऊष्मा क्षमता क्या होती है। किसी भी सॉलिड की ऊष्मा क्षमता पूछी गई है कि इसकी ऊष्मा क्षमता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि ठोस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ऑप्शन बी है ठोस को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ऑप्शन सी है ठोस की वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। और डी है ठोस में परमाणु के बीच के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की कुल मात्रा। तो आपको बता दें किसी ठोस की ऊष्मा क्षमता जो होती है वो ठोस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूमते हैं, तो यही तो हाइड्रोजन का बोर मॉडल है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पूछा गया था, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल होता है वो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर एक गोलाकार कक्षा में घूमते हैं, इसी को बोर मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज यूनिट नंबर 2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे उनको मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपके दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, आज की इस क्लास में आप सब कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। कल की क्लास में यानी कि 3rd और 4th + 5 यानी कि आपके तीसरे, चौथे और 5वें यूनिट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी। उसके बाद में एक दिन और आपका मॉर्निंग में क्लास हो जाएगा। मॉर्निंग में क्लास लेकर के आपका पूरा यूनिट समाप्त कर देंगे और उसमें लगभग 3 मॉडल पेपर मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे छात्र छात्राएँ आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।